हमारे फैसले की घड़ी मां आफ्ताब मोगरी मां हमेशह चवंदो फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ के इंतज़ार है। अॼु अगर ॻाल्हि कयूं तो अॼु फैसले की घड़ी में यकीनी तौर ते ईरान इसराइल ऐं अमरीका जी जेका छिकताण है उहा अञा भी वधंदी नज़र अचे पई ऐं ईरानी जहिड़ी रीत जेको आहे सो जवाब ॾियनि पिया उहो भी पंहिंजी जगह ते वॾो अहम है। पर इन सां गॾोगॾु अॼु अमरीका ऐं ओभर जे 14 मुल्कनि में पंहिंजे शहरनि खे जल्द निकिरण जी जेका सो हिदायत जारी करे छॾी आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त चीन ईरान जी जो है जेका खिलाफ़वर्ज़ी आहे जेका फोर्स जी उन जी जेको आहे सो वाज़ह तौर ते चयो आहे त यकीनी तौर ते अॻिते हली कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इहे ॻाल्हियूं थींदियूं मुज़ाकरात थींदा ऐं हल जी तरफ़ वञिणो पवंदो त बहितर आहे त हींअर ई फ़ैसिले जी घड़ी में को फ़ैसिलो कजे। पाकिस्तान पंहिंजो अॼु चिटो मौक़ुफ़ अॼु जेको आहे सो नाइब वज़ीर आज़म ऐं फॉरेन मिनिस्टर जेको आहे सो इसाक डार साहब ॻाल्हि कई त असांजो हिकिड़ो वॾो अहम मुआदो जेको इन तमामु मसइलनि खां पहिरियां सऊदी अरब सां थियलु हुयो यानी कि इंडिया वार खां पोइ सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान जेको पाण में मुआदो कयो उन में इहो तय थियो त अगरि सऊदी ते को हमलो थिए थो त पाकिस्तान पाण ते हमलो सम्झंदो ऐं अहिड़ी रीत जेको आहे सो पाकिस्तान ते अगरि को हमलो थिए थो त सऊदी अरब भी जेको आहे सो उनखे इहो ई तसवर कंदो त मूं ते हमलो थियो आहे। उन जी वजह सां जेको आहे सो कोशिशि कईसीं त किथे न किथे ईरान जे जेको आहे सो हुकूमत सां ॻाल्हि ॿोल कजे ऐं उन्हनि सां कहिड़ी रीत बि जेको आहे सो इहा जंग ऐं कशीदगी घटि ऐं ख़ासि तौर ते सऊदी अरब ऐं जेके ॿिया मुल्क आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि ॻाल्हि कजे। पाकिस्तान वरी कोशिशि कई त कहिड़ी बि रीत जेको आहे सो इहा जंग जेका हींअर तमामु अॻिते वधी चुकी आहे उन में अहम किरदारु पाकिस्तान अदा कयो ऐं पाकिस्तान कोशिशि कई त कहिड़ी बि रीत जेको आहे सो इहा जंग ऐं माण्हुनि जो ज़ाया न थिए। अमरीका ऐं इन सां गॾोगॾु सऊदी अरब ऐं केतिरनि ई दोस्तनि मुल्कनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं कोशिशि कईसीं। ॿिए तरफ़ जेको आहे सो अमरीकन अख़बारनि इहो वाज़ह तौर ते लिखियो आहे त तल अबीब यानी कि इसराइल जेके रोड ते कैमरा लॻल हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे हैक कयोसीं उन जे ज़रिए जेको आहे सो मालूमात भी हासिल कईसीं ऐं उन तहत जेको आहे सो सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला खामनी साहब खे जेको आहे सो शहीद कयो वियो या उन ते जेको हमलो कयो वियो। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु पाकिस्तान जी कोशिशि आहे ऐं हिन वक़्तु जेके ईरान में माण्हू फाथल आहिनि पाकिस्तानी उन्हनि खे कहिड़ी रीत जेको आहे सो कढिजे। हिन सां गॾोगॾु अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प इहा भी ॻाल्हि वाज़ह कई आहे त हिन वक़्तु अञा ताईं ज़मीनी जंग जेका चयो पियो वञे उन जी अञा ताईं ज़रूरत न आहे। अमरीका अञा वधीक जेको आहे सो ताक़तवर हमला कंदो ऐं ईरान जे रोडनि ऐं रस्तनि ते अॼु भी जेके मनाज़र नज़र अचनि पिया त पारज़ान इनक़लाब जे जेको आहे सो उन्हनि शहीदनि जा जेके जनाज़ा हा जस्ते ख़ाकी हुआ उन्हनि खे खणी करे जहिड़ी रीत जेको आहे सो माण्हू रोडनि ते आया उन मां लॻे पियो त अॼु भी माण्हुनि जो उते हौसलो जेको आहे उहो बुलंद आहे। ऐं ओड़ी रीत जेको आहे सो जेका रिजीम चेंज जी ॻाल्हि अमरीका करे पई या दुनिया करे पई त शायदि ईरान जे अंदरि जेके माण्हू आहिनि उहे हिन वक़्तु ख़ौफ़ज़दा आहिनि या वरी जेको आहे सो मौजूदा हुकूमत सां गॾु न आहिनि ऐं रिजीम चेंज जे तरफ़ वञो वञे त उहो किथे न किथे जॾहिं इहे जनाज़नि सां ऐं जस्ते ख़ाकियुनि सां जॾहिं लखनि जी तादाद में हज़ारनि जी तादाद में माण्हू रोडनि ते निकिरनि था त पोइ चइजे त उहा ॻाल्हि हिते ख़तमु थिए थी त आवाम को शायदि हिन वक़्तु मौजूदा हुकूमत सां न आहे। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि जेके अॼु पंहिंजे महिमाननि जे साम्हूं रखंदासीं जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि हसन हबीब साहब आहिनि सीनियर तजिया निगार आहिनि अॻूणा सफ़ीर बि आहिनि अव्हां जी वॾी महिरबानी अव्हां वक़्तु कढियो। जावेद सुमरो साहब आहिनि सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आहिनि अव्हां जी वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब आहिनि अव्हां जी भी बड़ी मेहरबानी टिनी मेहमाननि जी अव्हां वक्त कढियो। हसन हबीब साहब मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा कि कहा जाए कि इस वक्त बिलाखिर ये जंग जो है जिसको कह सकते हैं कि पहले मरहले से गुजर के अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है जो कि अब खदशा जो है मज़ीद अल्लाह न करे बहैसियत इंसान चाहे किसी भी इंसानियत का कहीं भी नुकसान हो तो हम पाकिस्तानी और बिलखुसूस मुसलमान चाहेंगे कि कहीं पे भी ऐसा नुकसान ना हो। मगर जो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कह रहे हैं कि अब मज़ीद जो है हमला होगा और बड़ा सख्त हमला होगा और बड़ा रद्द अमल उसका बड़ा ख़तरनाक होगा, तो कहिएगा कि सर अब सूरत हाल मज़ीद बजाय सफारती लेवल पर और बातचीत की लेवल से अब निकल चुकी है, अब जो है फ़ैसले की घड़ी में
अल्लाह न करे इस खित्ते में बस अब फैसला ही होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो प्लान है वो तो शायद उनको भी नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, जी लेकिन लगता ये है कि प्लान रजीम चेंज का नहीं था शुरू से। जी ये उससे कोई बड़ा प्लान है। रजीम, उन्होंने लीडरशिप को तो फौरन मार दिया था एक दिन के बाद। तो अब जो उसके बाद हो रहा है वो डिफरेंट है। अब ये जंग जो है वो वाकई आपके बकौल फैसले की घड़ी की तरफ जा रही है। ऑलरेडी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ है। अगर आप गौर से देखें तो एक तरफ ईरान है, उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट है चाइना और रशिया की। तो दूसरी तरफ पूरा मिडल ईस्ट है, सऊदी अरब पे भी हमला हुआ है, कतर पे भी है। कतर ने तो ऐलान जंग भी कर दिया ईरान के खिलाफ। यूएई है, बहरीन है, कुवैत है। तो अगर गौर से देखें तो जंग तो शुरू हो चुकी है और इसलिए कोई बड़ा काम हो रहा है। तो अब ये सिर्फ मामला जो है वो रजीम चेंज का नहीं है या ईरान के न्यूक्लियर का नहीं है। न्यूक्लियर का तो देखिए हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं तो यही कहते हैं ना कि न्यूक्लियर पे तो ईरान तैयार था बात करने को। तो दूसरी क्या चीज थी जिससे वो था? सर, अगर इससे आप हटके भी ईरान अगर हसन हबीब साहब बात की जाए तो शहीद आयतुल्लाह खामेनी साहब का जो फतवा था वो भी सामने था, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के सामने वो फतवा मौजूद था कि उन्होंने न्यूक्लियर के हवाले से जो दिया था वो भी बड़ा अहम था। मगर उसको भी वही वाली बात है कि अगर जंग करनी थी और ईरान पर आना था तो उस चाहे वो कितना भी अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे और दोस्त मुल्क कर रहे थे, मगर ईरान का फैसला था और इसराइल का कि जी हाँ हमें अब जंग करनी है। नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका तो शायद अभी फैसले में थोड़ा सा स्लो था। इसराइल ने हमला करके जी अमेरिका हाँ। को पुल इन कर ली। ये डिबेट अमेरिका में भी चल रही है कि ये जंग क्या अमेरिका के मफादात की है या इसराइल के मफादात की है। इसराइल जो है वो ट्रंप साहब को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसकी क्या वजूहत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यूज जो है उनका इम्पैक्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप साहब की अपनी गलतियां जैसे एप्स्टीन फाइल वगैरह हैं और उन दूसरे काम है, उनकी वजह से इसराइल ने बड़ा फायदा उठाया और जबरदस्ती इस जंग में उनको ले लिया। इस दफा जो है वो ईरानी स्ट्रेटजी जो है वो थोड़े मेरे ख्याल में 3-4 दिन में वादे हो जाएगी। बट अब तक जो लग रहा है वो अमेरिका को डिफरेंट जगह पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ठीक है, सऊदी अरब कह तो रहा है कि उनके ऊपर बॉम्ब किया गया है या कतर पे, लेकिन कतर पर हमला नहीं हुआ है। कतर की लीडरशिप को नहीं टच किया है, कतर के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टच किया, कतर के तो अमेरिकन बेस को हिट किया है। यही सूरत हाल बहरीन पे है, यही सूरत हाल हर जगह है। अगर गलती से कोई नीचे से हिट किया है, उसको इंटरसेप्ट किया है, वो उसकी डेब्रीज गिरने से कोई नुकसान हुआ है तो वो तो देखिए कोलैटरल डैमेज है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान ने अभी तक इनफैक्ट सबसे जो कामयाब है जिस पे तबसरे नहीं आ रहे हैं हमले पे ईरान के, वो इराक में जो उन्होंने अमेरिकन बेस को हिट किया था और बाद में लोकल मिलिशिया ने वहां तोड़ फोड़ की लूट मार की। तो जो अगर गौर से देखें तो जंग का दायरा तो अब उससे बहुत आगे चला गया। और क्या जी अमेरिका को ये अंदाजा था कि ये हो सकता है कि ईरान रिटेलिएशन में जाए? व्हाट इफ ईरान तय कर ले कि भाई अब हमारा ये आखिरी मार्का है और वो सिविलियन टारगेट्स को हिट करना शुरू कर दे? बिल्कुल। देखिए, आयरन डोम जो यूएई में नस्ब है वो बहुत से बहुत 50 मिसाइल को संभालेगा। अगर ईरान ने एक दिन फैसला किया कि 100 मिसाइल वहां भेजने हैं और तो सिविलियन टारगेट पे, तो फिर तो तबाही और बर्बादी बहुत हो जाएगी। और अमेरिका के देखिए अजीब सी बात है, ईरान में वो बच्चियों के स्कूल को हिट किया है जिसमें 150 के करीब शहादतें हुई मासूम बच्चियों की। किसी ने उसकी वो नहीं की है मजम्मत। कितनी अजीब सी बात है। एक तरफ आप ओआईसी बनाए बैठे हुए हैं, एक तरफ आप सारे मुसलमान नेबर्स हैं जो अपनी एयर स्पेस, ग्राउंड फैसिलिटीज, हर चीज दिए बैठे हैं अमेरिका को, लेकिन इंसानियत के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई वो नहीं इंसानियत के एक्शन लिए कुछ भी उठाया। नहीं तो किया। वो तो बिल्कुल वाजह आ रहा है कि स्कूल पे, बच्चों के स्कूल पे ईरान में हमला, और उस पर कम से कम आपने दुरुस्त फरमाया कि जवाब जो है मजम्मती जो है इस वक्त बात आनी चाहिए थी जो इंसानियत का लंबरदार ममालिक हैं। जावेद सुमर साहब बहुत शुक्रिया वक्त ॾियण जे लाइ। तव्हांजी मर्ज़ी आहे जवाब जहिड़ी सिंधी में जो या उर्दू में, पर फ़ैसिले जी घड़ी में हिन वक़्तु जेको फ़ैसिलो थियो आहे सर उहो वॾो अहम आहे। छह चए त पाकिस्तान अॼु जेको आहे सो पाकिस्तान पंहिंजी असांजे नायब वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब थोड़ी देरि पहिरियां जेका मीडिया टॉक बि कई ऐं
असेंबली ते हिकिड़ो चइजे त ऑफिशियली जेका स्टेटमेंट हुई उहा बि वॾी अहम हुई। चइजे त पाकिस्तान पंहिंजी वज़ाहत पेश कई आहे पाकिस्तान जी क़ौम जे लाइ ऐं दुनिया जे लाइ त पाकिस्तान कहिड़ी रीति जेको आहे सो पूरी इन जंग में तमामु मुल्कनि खे इंगेज कंदो रहियो ऐं दोस्त मुल्क सऊदी अरब बिलख़ुसूस ईरान ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में जेको चिकताण हुई उन में बि अहम किरदारु अदा कयो। बड़ी मेहरबानी है आफ्ताब भाई। मैं आज क्योंकि हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो हमारे दोस्त सिंधी जुबान शायद ना समझ सकें तो मैं उर्दू में बोलूंगा। देखें, इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि पिछले 3-4 दिन से जो भी हमारे खित्ते के अंदर हो रहा है उसमें कोई ऑफिशियल वर्जन जो है वो वजारत खारजा की जानिब से नहीं आया था जी। तो ये जरूरी समझा गया कि इस ऑफिशियल वर्जन को देना चाहिए। तो फिर जाहिर है उसके लिए सबसे बड़ा जो बड़ी शख्सियत है वो वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब थे। तो उन्होंने आज सेनेट के अंदर भी ये स्टेटमेंट दे दी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है और अभी कौमी असम्बली का इजलास है उसमें भी उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर अपनी वजाहत देनी है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में जिसमें उनको बज़ाहिर उन्होंने अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो न्यूट्रल है, इस वक्त वो किसी भी फरीक की तरफ अपना झुकाव नहीं रखते और जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को सामने रखते हुए वो इस मसले का हल चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे ईरान हो या फिर जो मशरक़ वस्ता की जो रियासतें हैं वो हों। तो इन तमाम के ऊपर आज भी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जो है वज़ारत खारजा अपना एक जो समझदारी के साथ एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को सामने रखते हुए जो किरदार अदा करना चाहिए वो अदा कर रही है। और तमाम फरीक़ैन से अगर आप देखें तो जैसे ही ये इशू शुरू हुआ तो ईरान के वजीर खारजा से लेकर कुवैत, बहरीन, इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब और मलेशिया, अजरबैजान, काज़ाकिस्तान, इस समेत तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं उनके वज़राए खारजा से हमारे वजीर खारजा ने टेलीफोनिक रब्ता किया। बल्कि जब ये मामला शुरू हुआ तो इसहाक डार साहब जो थे वो सिर्फ वो उस वक्त OIC की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सऊदी अरब में थे। उसके बाद वापस आए यहाँ पे जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये चीज वाज़ेह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़े और पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त न्यूट्रल है और सबको ये समझाना बुझाना कि जी नहीं, इस मामले को जो है वो आगे ना ले जाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जॉर्डन लाइन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है। और वहां पर अगर आप देखें तो जो अफगान तालिबान रजीम की तरफ से जो उनके एहलकार आते हैं, कारिंदे आते हैं और वहां पे आकर जो एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां पे रिटेलिएट करना पड़ता है। तो तमाम जो पाकिस्तान के आप बाउंड्रीज के ऊपर देखें तो तमाम पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो हैं वो हर तरफ से पाकिस्तान के लिए खतरा जो है वो मंडला रहा है। अब एक तरफ से चले हमारे पास तो है, लेकिन अगर ईरान की सिचुएशन मजीद खराब होती है तो इसराइल पहले से ही ये धमकी दे चुका है कि हम पाकिस्तान को हमने इस कुर्रा अर्ज पे नहीं छोड़ना। तो इन धमकियों को भी सामने रखें, बाकी चीजों को सामने रखें। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा समझदारी से रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत रोल प्ले कर रही है। अलबत्ता बात रही इसराइल की और अमेरिका की, तो देखें जैसे हसन साहब ने कहा कि ये वाकई अब भी एक चीज सामने आ रही है कि ये मामला रजीम चेंज का नहीं है। और मैंने अपनी अभी आज तक की जो हमने पढ़ाई की है या हमने तारीख देखी है उसको हम अगर देखें तो रजीम चेंज जो है कभी भी फिजाई तौर पर जो एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, फिजाई हमलों के जरिए रजीम चेंज नहीं होती। रजीम चेंज करनी है तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके ग्राउंड फोर्सेस को, ट्रूप्स को वहां पे आपको भेजना पड़ेगा। और इसके साथ सुब्रो साहब, इससे हटके भी अगर रजीम चेंज की बात की जाती है, बेशक कितने भी आप ग्राउंड पर अफवाज उतार दें और उसके बावजूद अगर वहाँ की अवाम उस अफवाज का साथ ना दे तो रजीम चेंज कैसे आएगा। ब्रिगेडियर रिटायर इकरार हुसैन साहब, मैं आपकी जानना चाहूँगा, सुब्रो साहब ने बड़ा अहम नुकता जो उठाया है वो बड़ा अहम है, जो कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि कहीं ना कहीं जो मनाजर नज़र आ रहे हैं आज भी पासदारान इंकलाब के शहीदों के जब जस्ते खाकी लेकर लोग सड़कों पे थे, जो मनाजर पूरी दुनिया ने देखे वो बड़े अहम हैं। सुब्रो साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर रिजीम चेंज की बात हो रही है तो ग्राउंड पे तो चाहे कितनी भी फौज उतार दें, जब तक वहाँ का अवाम उस रिजीम चेंज का हिस्सा नहीं बनते तो वो तो नामुमकिन ही है। वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब एक कौम अपने उस नुक्ते से जो है
अपने कौल से जो है वो बिल्कुल खड़ी हुई है, तो वो तो फिर चंद जो मुट्ठी भर अनासर हैं जो कि भी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, तो क्या वो आके फिर रिजीम चेंज को संभालेंगे या वो फिर जो है तेहरान के तख्त पे आके बैठेंगे? जी आफ्ताब भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया कि इतने अहम मौजू पे मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। बिल्कुल समरो साहब ने सही कहा कि रजीम चेंज जो है ना, इस मौके पे नामुमकिन है। और अगर उन्होंने कोई जोर लगा के, जैसे इशारा भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी हम हो सकता है अपने ट्रुप्स उतार दें, उनके ट्रुप्स आ भी जाएं ईरान की सरजमीन पे, तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैसेज अवाम जो है वो अभी तक मौजूदा हुकूमत के साथ है। अच्छा, जो इनका सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक भी इतनी शहादतों के बावजूद इन्होंने कहीं भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं की है ईरान जी। ने। तो उसी तरीके से फौरी तौर पे जवाब दिया, और जो उन्होंने कहा था कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम जहां जहां पे अमेरिका के इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में, हम उसको निशाना बनाएंगे। ना सिर्फ उन्होंने निशाना बनाया बल्कि कामयाबी से निशाना बनाया। तो ये जो सारे के सारे इंडिकेटर हैं, मेरे ख्याल में इनको मद्देनजर रख के डोनाल्ड ट्रंप को खास तौर पे दोबारा सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि रजीम चेंज तो बहुत बड़ी बात है, इन हमलों को भी रोक देना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ यह है कि मिडल ईस्ट में जो भी उसके इत्तेहादी थे, जिन लोगों ने अमेरिका को बेसिस दिए, वो बहुत तेजी के साथ तो अमेरिका को कहेंगे कि भाई आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। जैसे सऊदी अरब की तरफ से भी एक इशारा आ चुका है, और उन्होंने ये गिला किया है कि आप सिर्फ वो मिसाइल रहे हैं जो इसराइल की तरफ जा रहे हैं, उन मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं जो सऊदी अरब की तरफ। तो इन हालात में जितनी जल्दी हो वो इस मामले को तय करें और इस महाज जंग को बंद करें, मेरी अपनी राय यही है। और दुनिया के जो समझदार ममालिक हैं, खास तौर पे जो कंट्रीज हैं, वो भी अभी तक सुना यही है कि अमेरिका को यही मशवरा दे रहे हैं कि आपने अपने इब्तदाई जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव कर लिए हैं, और जितने जल्दी हो इसको क्लोज करें। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं यातिन्याहू को, वो इस दुनिया में एक शैतान की शक्ल में इंसान है, जो एक पुराने जमाने के फरौनों से भी ज्यादा जालिम है, जो उसने फलस्तीन के बच्चों के साथ किया, फलस्तीन की ख्वातीन के साथ किया, जो उनकी तमाम की तमाम बिल्डिंग के साथ किया। तो उससे कोई बईद नहीं है कि वो अभी भी अमेरिका खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करता रहे कि जी हमारे ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं हुए हैं और इस जंग को लंबा करना है। आफ्ताब भाई, अगर इस जंग को लंबा किया गया तो पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पे ये एशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अपनाए हुरमज पे जो भी हो, ईरान इतने आसानी के साथ तजारती जहाज़ों को, खास तौर पे ऑयल के जो हमारे बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, उनको गुजरने नहीं देगा। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही परेशान है, ना वो ईरान की मजम्मत कर सकता है, ना वो जो है ना हमारे जो खलीजी भाई हैं उनकी मजम्मत कर सकता है। और अभी तक जो बहुत एक अच्छा इन्होंने अपना रवैया अपनाया है, अपना अच्छा तर्ज अमल दिखाया है, इनके लिए और मुश्किल हो जाएगी कि आप तालिबान के साथ भी जो है ना इधर उलझे हुए हैं, उधर आप मशरक में इंडिया के साथ भी उलझे हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि जी मोदी का भी इरादा है कि किसी तरीके से जो है ना नेतन्याहू के साथ कोऑर्डिनेट करके थोड़ा मशरकी महाज को भी गर्म कर दे। और मुआशी तौर पे जब तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी तो इस पूरे के पूरे खित्ते के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर कहीं भी जो है ना वो सेंस प्रिवेल करता है, तो उनको चाहिए कि इस मामले को क्लोज करें। दुनिया में कोई भी मसला आफ्ताब भाई जब तक मुज़ाकरात शुरू ना हो हल नहीं होता। बिल्कुल, इसका आज हल करें, कल करें, परसों करें, मुज़ाकरात हल तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। खास तौर पे ऐसे मौके पे जब ईरान बिल्कुल तैयार था, ईरान इनके जो न्यूक्लियर जो ना वेपन के मतलब ऑब्जर्वेशन थी, पॉइंट थे, उनको डील करने को तैयार था। और जब भी ईरान बिल्कुल किसी समझौते के वादे के करीब पहुंचता है तो इसराइल जो है ना अपना गंद कर देता है। तो इस दफा इसराइल ने बिल्कुल पहुंचे हुए एक मकाम पे, जैसा कि अमान ने पहले भी कहा कि जी बिल्कुल हम तो करीब थे मुआहदा फाइनल करने के, तो इसराइल ने अपना गंद कर दिया है। बिल्कुल सर, मैं हसन हबीब साहब आपकी जानिब आऊँगा। अगर बात की जाए तो चलें ठीक है कि ईरान की सरजमीन उन पर जंग मुसलत की गई है, जंग लड़ रहे हैं,
वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। मगर सर जो दीगर जो ममालिक हैं जिनको इंश्योर कराया था, जिनको जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अमेरिका की थी और सऊदी अरब समेत तमाम अरब मुल्क की बात करूं तो सर इस वक्त यूएई की बात करें तो यूएई की सूरत हाल तो ये है कि पूरा का पूरा यूएई, आप और हमारे जो सोर्सेस हैं वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है हमारे ही रहते हैं यूएई में जो काम करते हैं वहाँ पर, इस वक्त बताया जा रहा है, जो कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इन अरब मुल्कों को वापस आने में वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और ये यकीन दहानी कराने के लिए पूरी दुनिया को कि जी हमारी सरजमीन महफूज हैं, आए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा जो है डिपेंडेंट जो है वो टूरिज़म और इन्वेस्ट है, जो कि अब लग नहीं रहा कि लोग गैर यकीनी उसमें होंगे कि जी हम जाए कैसे और कैसे इन्वेस्ट करें। तो आने वाले वक्त में इन ममालिक को तो बड़ा नुकसान होगा ही होगा। हसन हबीब साहब। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले इमेजेस देख रहा था तो दुबई एयरपोर्ट पे इतना मुसाफिर खड़ा हुआ है कि लगता है कि आप किसी मतलब बस स्टैंड पे हैं, जगह ही कोई नहीं थी। तो लोग वहां से फ्लाई कर रहे हैं स्पेशल एयर कार्ड्स में, कमर्शियल फ्लाइट्स में। ये बहुत बड़ा शौक है दुबई के लिए, क्योंकि दुबई जैसे आपने भी कहा टूरिज्म पे और इस पे इन्वेस्टमेंट पे और एक्सचेंजेस पे कायम है। पूरा यूरोप, सारी दुनिया के अमीर लोग वहाँ जमा थे। अब जब वो भाग के जाएंगे तो उनकी वापसी बहुत मुश्किल होगी, इस पे सालों लग सकते हैं, एक दो दिन की बात नहीं है। इसी तरह से दीगर ममालिक हैं, कतर है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, इन सब का जो इमेज शैटर हुआ है, द सेफेस्ट स्टेबलिस्ट कंट्री, वो खत्म हो गया। और ये क्यों खत्म हुआ? इन्होंने जरूरत से ज्यादा अमेरिकन बेसिस को इजाजत दी। ठीक है, अमेरिका को 2-1 मुल्क दे देते, लेकिन ये जो इतने सारे हर मुल्क में कोई 18 जो है एयर बेसिस हैं अमेरिकन या नेवल बेसिस हैं जो इन ममालिक में कायम है। अब जाहिर है ईरान ने इनको पहले से वार्न किया हुआ था कि अगर आप जो है आपके यहाँ से कोई प्लेन उड़ा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल लॉ के तहत तो ईरान का जो टारगेटिंग है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की, वो लेजिटिमेट है। जहां तक इस बात का सवाल है कि अब हम आगे कैसे चलें, कैसे मुज़ाकरात शुरू करें, तो अगर मुज़ाकरात ईरानी शुरू भी करें तो क्या गारंटी है कि 3 दिन बाद फिर अटैक शुरू हो जाएंगे या एग्रीमेंट होने के 10 दिन के बाद दोबारा ही आ जाएंगे। अच्छा, बाकी ममालिक का जो एटीट्यूड है वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यूरोप ने खुल के मजम्मत ही नहीं की, यूके तो उसने ज्वाइन कर लिया कि भाई शायद हमारे ऊपर हमला हो, तो उन्होंने पहले ही अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड इस वक्त बहुत अजीब व गरीब। मगर यूएई के लिए यूके के लिए अगर कहा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उस तरह से हमारे ताल्लुकात तो नहीं रहे, और जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हाँ, हमने फ़िज़ाई जो है उस हवाले से जो सपोर्ट तो की है, मगर इस जंग में हम शामिल होने नहीं जा रहे। नहीं, देखिए वो जंग अभी तक जो बूट्स की तो जंग है नहीं, तो यूके जो कर रहा है वो उनकी काफ़ी है। अमेरिका के पास और इजराइल के पास एनफ बॉम्बर्स हैं, अगर वो लाना चाहें तो ला सकते हैं। लेकिन अभी जो 3 जहाज कुवैत पे गिरे हैं, इस पे अमेरिकन तो इसको फ्रेंडली फायर कहते हैं, ये गलती से कुवैती डिफेंडर्स ने फायर कर दिया था, लेकिन ईरानियंस का क्लेम है कि उन्होंने गिराए। अब अगर ईरानियंस की रीच बढ़नी शुरू हो गई है समहाउ, वो अपने उन वेपन्स को यूज कर रहे हैं जो पिछले 8 महीने में उन्होंने एक्वायर किए थे, तो ये एक बहुत नई चेंज आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें वॉर को अगर समझना है तो कोई 5-6 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ईरान की इंटेंशन और अमेरिका की इंटेंशन क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी कोई आप देखें किसी तरफ से स्ट्रॉन्ग कोई मूव नहीं है टुवर्ड्स पीस। ये समझ में नहीं आता, ओआईसी की तरफ से भी कुछ नहीं है। कतर जो ट्रेडिशनली हमेशा पीस के लिए करता था उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। ओमानी जो पिछले दिनों बहुत एक्टिव थे और तकरीबन उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन वाली कंडीशन ईरान से करवा ली थी, वो भी पीछे हट जाएंगे क्योंकि वो भी टारगेट हुए एक केस में। तो ये इस वक्त बड़ा अजीब सूरत हाल है। यूएन को प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने पहले ही नाकारा करार दे दिया है, तो ये कौन करेगा? और देखिए पीस की टॉक्स की शुरू करने में गारंटर कौन होगा? बिल्कुल, अमेरिका खुद इन्वॉल्व है। रशिया चाइना की गारंटी पे अमेरिका कुछ नहीं करेगा।
ईयू जो है उसके तो बिल्कुल हाथ कटे हुए हैं। अब तो यूक्रेन के बाद से उनकी समझ में नहीं आ रहा हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प के अजीबोगरीब रवैये से कि क्या हो। तो इस वक्त हम एक बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन में हैं और वहां से निकलना कोई आसान नहीं है। जहां तक हमारी न्यूट्रलिटी का सवाल है, तो वो भी बड़ी हमारे लिए मुश्किल है मेंटेन करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दो फ्रंट तो गर्म है, इंडिया और अफगानिस्तान वाला। जी तो हम तो हमें न्यूट्रल रहना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो इन सारी सूरत हाल में दुनिया एक बहुत अजीबो गरीब धराने पे खड़ी है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर और ऑलमोस्ट शुरू है। और ये इट इज अ मैटर ऑफ सम बिल्कुल से वन इवेंट जो इसमें पूरी दुनिया कूद बिल्कुल। पड़ेगी। सुमरो साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ कि ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब ने भी कहा, और वैसे भी हम जो ग्राउंड जो सिचुएशन है उसको आप और हम सब देख भी रहे हैं। अगर कहा जाए कि अगर ये जंग जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज की जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी अहम है कि ये बढ़ सकती है और ये तवील हो सकती है। तवील से मुराद चंद हफ्तों से भी उन्होंने अब अंदिया दे दिया है कि ये ज़्यादा हो सकती है। तो फिर तय है कि अरब मुल्क और ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और ऐसे कई मुल्क जिससे 20% खाम तेल की रसाई यहीं थी, इसी रास्ते से थी, जो कि करार हुसैन साहब ने भी कहा कि अगर होती जो है उनको बंद कर देते हैं, जो कि बंद कर दिया है। और उसके बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है वो ईरान तो ठीक है, एक वार उसमें है, जंग के उस दाने पे है, जंग लड़ रहा है। क्या ये ममालिक, हम जैसे ममालिक और कई ममालिक जो कि जिनकी लाइफ लाइन अगर ये बंद हो जाती है तो फिर इन पे क्या असरात पड़ेंगे? अकब, अगर अबनाए हरमज की लाइफ लाइन जो है बंद हो गई तो नो डाउट वो सिर्फ ये खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे अफेक्ट होगी। और सबसे ज्यादा जो खलीजी ममालिक हैं वो अफेक्ट होंगे। एक तो उनकी जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो वहां से बाहर नहीं जाएंगी। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स हैं खासतौर पर खाने पीने की अशिया की, वो अगर वहां पे 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं गई तो जाहिर है फिर आप ये सोचें कि इन तमाम ममालिक के अंदर, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर सोचें कि क्या सूरत हाल हो सकती है। वहां तो कहत और वबा भी फैल सकती है, क्योंकि लोगों को जब खाना नहीं मिलेगा, लोगों को जब रोटी पेट भर के नहीं मिलेगी वहां पे, तो फिर अमन और शांति, ये सुख चैन जितनी भी वहां पे उन्होंने सरमायाकारी की है, वहां वो किसी काम की नहीं। वहां फिर लोग लड़ाइयां करना शुरू कर देंगे और इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा इन तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। अब रही बात ईरान की, तो ईरान तो पहले नहीं, आज से नहीं, तकरीबन पिछले 4 दहाइयों से अमेरिका के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो आपको भी पता है। वो अमेरिका को शैतान के लफ्ज के अलावा आगे कुछ कहता ही नहीं है। जब एक कौम ने ये तय कर दिया हो कि जी हम, ये शैतान है, इसके साथ हमने लड़ना है, इसके लिए लड़ाई मरना जो है हमारे लिए शहादत है। जब एक कौम पूरी की पूरी शहादत के लफ्ज के साथ लपट चुकी हो और उसके साथ उस लफ्ज को साथ लेकर आगे चलती हो, तो फिर आप बताएं अमेरिका चाहे कितनी भी ताकत इस्तेमाल कर ले, इस कौम को हरा नहीं सकती। जिस कौम के अंदर जज्बा ज्यादा हो, जज्बा ईमानी ज्यादा हो, वहां पर ये फिजाई हमले, वहां पर अगर ये ट्रूप्स भी लैंड करा देते हैं तो उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि फिर ये कौम जो है ना वो उन ट्रूप्स के साथ लड़ेगी और उनको बता देगी कि क्या होगा। अलबत्ता हमें ईरान के हवाले से एक और चीज जरूर देखनी चाहिए कि ईरान में वो जो एक जासूसी नेटवर्क है रा का और CIA का, मोसाद का, उसको वहां से उसको उन्होंने एलिमिनेट करना है, क्योंकि उसी जासूसी नेटवर्क की वजह से इतनी बड़ी शहादतें हुई हैं, इतने बड़े नुकसान हुए हैं ईरान के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर देखें, ये सारे का सारा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आना है, और पाकिस्तान को अच्छी तरह ये चीज समझ आती है। पाकिस्तान हुकूमत भी एक्टिव है, पाकिस्तान के मिलिट्री के इदारे, एस्टेब्लिशमेंट वो एक्टिव है। और इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं तो पाकिस्तान के जितने भी चारों फ्रंट्स हैं, वहां पर हमारी आर्मी के जवान जो हैं बिल्कुल अलर्ट है कि खुदा न करे अगर किसी ने यहाँ पर मेरी याद रखी तो वो उसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बाकी रहे दो फ्रंट, इंडिया और अफगानिस्तान का, तो वहां पर तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। और जो अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान जो है उन्होंने वार इकोनॉमी के ऊपर जोर देते हुए अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की है, और ये कोशिश उन्होंने पहले भी की थी जिसमें वो नाकाम हो चुके हैं। कभी भी कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो वार इकोनॉमी के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकता, और ये तालिबान को समझनी चाहिए। और जबकि जहां तक बात रही दुबई, बहरीन, कतर और इन ममालिक की, तो इस सारी सिचुएशन में हमने जो देखा, हमने जो कवरेज की, ईरान ओपनली इन तमाम ममालिक को कहता रहा कि भाई आप लोगों ने कोई अपनी एयर स्पेस जो है, अपनी जमीन जो है मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देनी।
अलबत्ता वो ईरान ने यह भी उनको कहा था कि अगर मैं अब ईरान अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता तो फिर उनके जो अड्डे जिन जिन ममालिक में हैं वो उन्होंने उनको तबाह करूंगा, और उन्होंने अपना वो वादा पूरा करके दिखाया। अब देखें इस सारे अमल के अंदर जो बाकी के पैनलिस्ट ने बात की है, अब इस पर टॉक्स होंगी, टेबल टॉक्स होंगी, बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। देखें मुज़ाकरात तो पहले भी चल रहे थे, अब जो है ईरान के हवाले से गारंटी की बातें की जा रही हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों के साथ, जिन कुव्वतों के साथ अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान टॉक्स कर रहा था, तो उन मुज़ाकरात के दौरान हमला करना क्या तुक बनती थी? पहले जो आपने जवाब बनाया कि जी ईरान के ऊपर, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, अब वो वहां नहीं है, वहां फिर आपने ये बहाना बनाया कि जी वहां सूरत ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा कि बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, अब वो भी आप दुनिया के सामने ये ओपन हो चुका है कि ऐसी चीज नहीं है। फिर आगे आपके जी वहां पे रजीम जो है, वो रजीम इस पूरे खत्ते क्या दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बिल्कुल है। सुब्रो साहब, अगर तारीख पे नजर डाली जाए तो कॉलिन पावर की आपको वो स्पीच याद होगी, और जो कहा था कि आधा घंटा ही बचा है और आधे के घंटे के बाद जो है इराक जो है न्यूक्लियर हमला कर सकता है और बनाने जा रहा है, तो उस वक्त भी फिर वही बहाना था, और उस वक्त भी फिर उसके बाद जो है वो कोई चीज नजर नहीं आई। तो ये तो अब जो है तारीख है, किया गया है, वही बहाना किया गया है। और असल टारगेट इनका जो ब्लैक गोल्ड है, ऑयल, इसको कब्जा करना है इस पूरे खत्ते के अंदर। देखिए सऊदी अरब, बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तो अमेरिका के अंडर प्रेशर है या उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वाहिद ईरान है जो इस हवाले से उनके अंडर में नहीं था, वो अपनी इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, परेशानियां थी, मुआशी पाबंदियां थी, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर रहा था। अपने हरमस के जरिए वो तमाम ममालिक को हर किस्म की सहूलत फराहम कर रहा था। लेकिन अब जब इस किस्म की आप जारियत करेंगे, इश्ताल अंगेजी करेंगे एक मुल्क के खिलाफ, तो फिर जाहिर है वहां का अवाम जो पहले ही शहादत से साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता रेज किया था सुमर साहब ने, और मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी बहैसियत सहाफ़ी, क्योंकि हम तारीख के तालिब इल्म हैं। अगर थोड़ा मैं आपको माजी में लेके जाऊं, दूर नहीं, ये हाल में, कि जब पाकिस्तान ने बारहा ईरान को, जब उस वक्त माहौल बिल्कुल कह सकते हैं कि ईरान के हक में था, और ईरानी हुकूमत जो है उल्टा हमारी सालिसी का किरदार अदा कर रही थी, और दीगर ममालिक के लिए जो है वहाँ पे जिस तरह से रास्ते खुले हुए थे, लोग आ रहे थे, टूरिज़म था, ज़ियारतें थी, सब चीज़ें थी, तो उस वक्त हमने कुलभूषण यादव जो कि हुसैन मुबारक पटेल उनके यहाँ से ही आया, और उसको अपने पकड़ा, और हमने ईरान हुकूमत को जो है एविडेंस दी है और कहा कि जी आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और आपके यहाँ जो ये लोग आ रहे हैं इनका चेक एंड बैलेंस रखें। जो कि अभी सुमरो साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस फेल्यूर था ईरान का, जो कि वाज़े तौर पर माजी में भी नज़र आया, जो कि हमने, आपने, सब ने एविडेंस के तौर पे हुसैन मुबारक पटेल और कुलभूषण यादव जैसा शख्स उसके एविडेंस दिए, उस पर भी उन्होंने उस वक्त आंखें नहीं खोली। तो समझा जाए कि अब ये जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, जो 12 पाकिस्तान और दीगर ममालिक बताते रहे कि जी आपके यहाँ मोसाद रॉ बहुत एक्टिव है, और रॉ के कई लोग पकड़े भी गए, और परसों और 3 दिन पहले की भी बात है, आपको याद होगा कि अगवानी भी वहाँ पर जो जितनी तादाद में थे, जो कि इनके लिए ही काम कर रहे थे, रॉ के लिए काम कर रहे थे, मोसाद के लिए काम कर रहे थे। और पिछली बार में भी जो है उनके जो है ड्रोन जहाँ बनाए जा रहे थे, जहाँ पे बम बनाए जा रहे थे, उनके जो है अड्डों पे और उन ठिकानों पे भी जो है ईरानी गवर्नमेंट पहुंची। तो कहा जाए कि ये जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर है, जिसकी वजह से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं ईरान को। जी आफ्ताब भाई, एक तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज तो तय है कि ईरान को अंदाजा हो गया था आज से 6-7 माह पहले जब ईरान पे अटैक किया था इसराइल ने, कि हिंदुस्तान के वो लोग जो चाह बहार में ठेके नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 7 माह की नहीं, मैं आपको पूछना चाह रहा था और हमारे नाज़रीन समझने चाह रहे थे कि हमने जब हुसैन मुबारक पटेल जो है कुलभूषण यादव जो हमारे पास मौजूद है, जो कि ईरान आया, ईरान के बाद हमारे यहाँ उन्होंने आके जिस तरह से मासूम लोगों का खून बहाया, और यहाँ पर वो जो है फंडिंग करता रहा बलूचिस्तान में और दीगर जगहों पे, तो क्या ईरान को उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये पाकिस्तान जो एविडेंस दे रहा है उस पर आंखें नहीं खोली उस वक्त? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस वक्त उनको सही इंक्वायरी करनी चाहिए थी, और इनकी इंडियंस की असलियत को जानने के लिए अपने जो टेंटिकल्स हैं इंटेलिजेंस के, उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। मुझे ऐसे लगा कि उस वक्त शायद उन्होंने इसके ऊपर सही तवज्जो नहीं दी, और इसका खमियाजा उन्होंने 2 मरतबा भुगता, पहले भी भुगता, अभी फिर भुगता है। और इंटेलिजेंस फेलियर एक तो है,
और दूसरी मेरे अपने नज़दीक टेक्नोलॉजी जो है वो अभी इसराइल के पास, अमेरिका के पास जो है वो ईरानी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की बात है। तो मेरे अपने हिसाब से, जैसे वो कहते हैं कि इनके जो ये जो रोड्स के ऊपर इशारे लगे हुए होते हैं, उनके जरिए भी इनकी गाड़ियों की, उन्होंने आने जाने वालों की ट्रैकिंग की है। तो ये इसी तरीके से अभी कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल है। हमने सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन इस जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गाइडेंस उन्होंने इनको दी है। तो एक तो जाहिर है इनकी कमजोरियां हैं जो इनको ईरान को माननी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उनको खत्म करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। और खास तौर पे जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनके यहाँ टाउट या एजेंट पाए जाते हैं, जैसे आपने रा कहा, मुसाद कहा, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अपने ईरानी हो, तो उनको आइडेंटिफाई करके करार वाकई सजा देनी चाहिए और अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। जब तक ये अपने सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं डिफेंसिव इंटेलिजेंस को बेहतर नहीं करेंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। हसन नबी साहब, अब आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सुब्रो साहब। जी, मैं सिर्फ दोनों, मेरे सीनियर पैनलिस्ट है, मैं सिर्फ उनको अब बता दूं, अभी कुछ ही देर पहले एक भारतीय रहनुमा है कांग्रेस की, सोनिया गांधी, उनका एक आर्टिकल हमने देखा, मेरी नजरों से गुजरा है। उन्होंने इतनी सख्त अल्फाज में मोदी सरकार के ऊपर तनकीद की है कि जो सबसे पहले, जैसे कर्नल साहब ने बात कही कि जो इंडिया और ईरान की पहले कुर्बतें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं, उसी को टारगेट उन्होंने बनाया है कि चाबहार जैसे जो है बंदरगाह और दीगर चीजें, जिसकी वजह से ईरान उनका सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रेंड था और फेवरेट अलाई समझ लें, उसकी वजह से जो इसराइल का हालिया दौरा हुआ है मोदी का, उसको सामने रखते हुए सोनिया गांधी ने अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि इस किस्म की हुकूमत जो है वो इसराइल के साथ ठीक है अपनी जगह, एक डिप्लोमेटिक कोर के अंदर आप रिलेशन जरूर रखते, लेकिन जो असल उनका खित्ते के अंदर उनको फायदा पहुंच रहा था ईरान से, अब वो ईरान भी उनके पास नहीं रहा, पाकिस्तान उनके पास नहीं रहा, अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान रजीम है वो किसी की भी नहीं है। ये उस आर्टिकल के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। और दूसरी आप ये चीज देखें कि ईरान को भी अब ये चीज समझ आ चुकी है कि दुनिया में, दुनिया तो अलग की बात है, लेकिन खित्ते के अंदर अगर उसके साथ भी सिंसियर मुल्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और इंडिया की तरफ से अब उनके पास जाना जो है अब मुमकिन मुझे नहीं लग रहा जाती तौर पे। बाकी ये है कि वक्त है, वक्त के अंदर जो चीजें हैं, सूरत हाल है, हालात है, वो तब्दील होते रहते हैं, तो वो अलग है कि आगे। हसन हबीब साहब की तरफ जाऊंगा। सर हसन हबीब साहब, अब आते हैं उस फैसले की घड़ी पे। आपने तमाम जंगे यूएस की, अमेरिका की, नेटो की देखी हैं और हमने उनको जो है तारीख का हिस्सा भी हैं। सर आखिरकार निकलना तो होता है, जाना तो होता है, फैसला तो करना होता है, क्योंकि जैसे कि सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में जिस तरह से नेटो निकला वो भी आपके सामने है, इराक आपके सामने है, वियतनाम आपके सामने, कई जंगे आपके सामने। अब इस ईरान के वाले मामले पे सर क्या फ़ैसला हो सकता है, या मुतवक्को यहाँ आने वाले दिनों में बहसीत तज्ज़िया निगार आपकी नुक्ता नज़र क्या है कि क्या होगा? सर देखिए, ईरानियन बहुत ही समझदार कौम है, उन्होंने भी प्लान किया होगा कि निकलना है, लेकिन निकलने से पहले वो कोई ऐसा काम जरूर करेंगे कि जिससे नेक्स्ट टाइम जब अमेरिका इस तरह का कोई एडवेंचर करे तो वो प्रिवेंट हो। वो उसका मतलब ये है कि उनको अमेरिका को कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद वो टेबल पे आ जाएंगे। बिफोर दैट उनका आना मुश्किल है। उनका देखिए लॉस बहुत बड़ा हुआ है, उनकी लीडरशिप को आपने मार दिया है, आपने स्कूल पे हर जगह मतलब, और ईरान को आपने बिल्कुल तनहा कर दिया है। अब ईरान के लिए जो मुझे लगता है कि एक चीज जो उनको टेबल पे ला सकती है वो ये है कि वो कहीं बड़ा नुकसान करें अमेरिका का। शॉर्ट ऑफ दैट वो नहीं आएंगे। सेकेंडली वो जरूर गारंटर चाहेंगे। अब वो गारंटर कौन है, वो सूटेबल गारंटर। इस वक्त गारंटर की जो बात आप कर रहे हैं कि वो जो है अल्लाह करे कि कोई गारंटर आए, वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम में रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब, आपने वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जावेद सुमरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेड रिटायर करार हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। टिनी मेहमान जी वॾी महिरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कई से ख़ासि तौर ते इसराइल, ईरान ऐं जेको आहे सो अमेरिका जी छिकताण, उन खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल, ऐं ख़ासि तौर ते जेका हसन हबीब साहब ॻाल्हि कई त गारंटियर यकीनन पूरे खिते में हिन वक़्तु तमाम मुल्क ये न सिर्फ ईरान पर सब जंग में आहिनि।
गारंटीयर केरु थींदो इहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सवाल आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।